माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अभी सिविक्स यानी राजनीति शास्त्र का पहला नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे और पहला नंबर चैप्टर में लगभग हम 3 क्लास ले चुके थे। चौथा क्लास लेने के लिए प्यारे बच्चों हम पिछले दिन आए थे यानी कि सैटरडे के दिन, लेकिन आप लोगों का हम टेस्ट लेना शुरू कर दिए थे और पूरा क्लास टेस्ट ही लेते रह गए थे। तो इसलिए आज हम लोग फिर से आज चौथा क्लास करेंगे और ये चौथा क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको अगर याद होगा तो शुक्रवार के दिन यानी कि शनिवार से पहले जब हम टेस्ट लिए थे उसके पहले यानी कि पार्ट थर्ड में, सीधे सीधे बात यह है कि पार्ट थर्ड में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए थे, जिसमें सबसे लास्ट टॉपिक था हमारा लैंगिक विभेद, कि किस तरीके से लड़के और लड़कियां के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, यानी किस तरीके से लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है समाज में, किस तरीके से लड़के के साथ और लड़की के साथ भेदभाव किया जाता है। लड़के के साथ तो कम नहीं के बराबर, लेकिन लड़की के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है और वो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के लैंगिक विभेद के बारे में हम लोग पिछले क्लास में सीख लिए थे, जान लिए थे, समझ भी लिए थे और आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि लैंगिक विभेद अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, लैंगिक विभेद टॉपिक में अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए थे जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो भाई जल्दी जल्दी से ना आप लोग तैयार हो जाइए, जल्दी जल्दी से ना आप लोग तैयार हो जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। और जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे जल्दी से क्लास को जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं ना, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और सारे बच्चे मिलकर के ना एक बार क्लास को लाइक करिए, क्योंकि आज जबरदस्त तरीके से क्लास चलेगा। ठीक है। चलिए भाई, एक बच्चे लिख रहे हैं सर आपसे मिलने का मन कर रहा है। मिलने को लेकर के बहुत सारे बच्चे हमसे अभी नाराज हैं। कल भी एक बच्चे फोन कर रहे थे और फोन करके बोल रहे थे कि सर हर हाल में आपसे मिलना चाहते हैं सर, कैसे मिलेंगे सर। बहुत ज्यादा बच्चे को समझा रहे हैं। देखिए, मिलने का जब समय आएगा ना तो हम पूरे बिहार में, इस बार तो हमारा प्रोग्राम है कि हम पूरे बिहार में हर एक जिला में जाएं और हर एक जिला में जाकर के बच्चों से मिले। ओके। लेकिन देखिए, अभी अगर हम मिलने के लिए आते हैं तो क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा, तो अभी आराम से रहिए। ठीक है ना। पढ़ाई वढ़ाई करिए एकदम आराम से। और परीक्षा जब आप लोगों का फाइनल पड़ जाएगा बिहार बोर्ड का, मैट्रिक का, तो परीक्षा पढ़ने और रिजल्ट दोनों के बीच में ना 1 महीना का डिफरेंस होता है, 1 महीना का गैप होता है। उस 1 महीना में ना प्यारे बच्चों हम आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। ठीक है। तो अभी और थोड़ा सा भाईचारा बढ़ते रहने दीजिए, प्यार बढ़ते रहने दीजिए और जब प्यार बहुत बढ़ जाएगा तो बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए हम आएंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेंगे। फिर वो मुलाकात एकदम स्पेशल मुलाकात होगा। तो आप लोग चिंता ना करें, हम आपसे जरूर मिलने के लिए आएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो भाई तैयार हो जाइए। जो बच्चे अभी तक ना क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से ना क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है। हाँ। और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच का हिस्सा नहीं बने हैं, जो भी बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं, उनके लिए अभी भी भाई समय है, आप लोग एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि अभी तो एक एक दो दो चैप्टर हुआ है और सबका रिकॉर्डेड क्लास आपको वहां पर मिल जाएगा और नोट्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर आपको मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टॉपर का हैंड नोट्स मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको इस टॉपर बैच में मिल जाएगा, जहां से आप लोग मैट्रिक की तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। अंग्रेजी के नोट्स को लेकर के बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। आने वाले 2 दिन में आप लोगों को ना, जहां तक भी अंग्रेजी का पढ़ाई हुआ है वहां तक का नोट्स आप लोग को क्लियर हो जाएगा, मिल जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, टॉपर बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं, तो मात्र 999 रुपये का फी लगता है। प्यारे बच्चों, आप लोग डायरेक्ट भी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं या फिर 2 हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है, 8114532021 या 9263991125। दोनों में से किसी भी नंबर पे जाकर के आप लोग हेल्प ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग सीधे वहीं चलते हैं ना जहां पर पिछले क्लास में हम खत्म किए थे, लेकिन उसके पहले एक नजर हम इधर भी देख लेंगे। आपको हम बताते हैं लोकतंत्र के बारे में। हम सबसे पहले क्लास में आपको बताए थे कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा अभी तक का कौन दिया है? अब्राहम लिंकन दिए हैं कि
ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, बताए थे ना। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन ही क्या कहलाते हैं? लोकतंत्र कहलाते हैं, डेमोक्रेसी अंग्रेजी में बोला जाता है। तो ये हम आपको बता दिए थे। अच्छा, आपको हम ये भी बताए थे ना कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे कौन? अब्राहम लिंकन। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अभी वर्तमान में 46वां राष्ट्रपति चल रहा है अमेरिका में, जो कि जो बाइडेन है। उसके बाद हम बेल्जियम के बारे में बताए थे और श्रीलंका के बारे में बताए थे, ताकि आप लोगों को सत्ता में साझेदारी समझ में आ जाए, ठीक है ना। बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया था क्योंकि आप लोगों को यह समझ में आ जाए कि सत्ता में साझेदारी कितना जरूरी है। सत्ता में अगर साझेदारी ना हो तो क्या दिक्कत हो सकता है एक देश के विकास के लिए। तो ये सब कुछ हम आपको बता दिए थे। उसके बाद हम आपको सत्ता में साझेदारी जरूरी है, उसके बाद शासन का बंटवारा बताए थे, ठीक है ना, कि शासन का बंटवारा किस तरीके से किया जाता है, जिसमें हम दो तरीका आपको बताए थे। एक तो बताए थे क्षैतिज बंटवारा और दूसरा होता है स्तरीय बंटवारा। क्षैतिज बंटवारा में हम आपको बताए थे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को पालन करवाती है और कानून न मानने वालों को यह दंड देने का काम कौन करती है? न्यायपालिका। उसके बाद हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बारे में आपको हम बताए थे, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में। परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद क्या है इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के साथ हम आपको परिवारवाद के बारे में बता दिए थे। और परिवारवाद बिहार के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है ये भी हम आपको बताए थे। विविधता में एकता का मतलब हम आपको समझा दिए थे कि हमारे देश में अनेक जाति, धर्म, मजहब के लोग रहते हैं लेकिन एक साथ मिलजुल करके रहते हैं ना, उसी को कहा जाता है विविधता में एकता। लैंगिक विभेद, लैंगिक असमानता हम आपको बता दिए थे कि भले ही हम लोग अपने देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, अलग अलग समुदाय के होने के बावजूद भी एक साथ मिल करके रहते हैं, लेकिन असली विभेद तो हमारे घर के अंदर है। असली भेदभाव तो हमारे घर के अंदर है, जो लैंगिक विभेद है, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। ये बात हम आपको बता दिए थे कि लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। लिंग का अर्थ लड़का या लड़की से है। आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है और अनेक तरीकों से, जैसे खान पान के आधार पर भेदभाव हो गया, शिक्षा संस्थान के आधार पर भेदभाव हो गया, पालन पोषण के आधार पर भेदभाव हो गया, वस्त्र पहनावा में भेदभाव हो गया। ये सब ना मामलों में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक ना हम आपको पूरा बता दिए थे और यहां तक पूरा बताने के बाद प्यारे बच्चों अब हम आपको ये बताते हैं कि ये परीक्षा में पूछा जाता है इस प्रकार से ना, लैंगिक विभेद का ही सवाल है लेकिन ना क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें, विभिन्न पहलुओं के बारे में बताना है जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, किस तरीके से भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, छोटा सा जवाब है। 2 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से, तो लिखेंगे आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि उसका जीवन घर के चार दीवारी के अंदर ही सीमित है। लड़कियों के बारे में ऐसी धारणा थी कि नहीं थी, बताइए। लड़कियों को सिर्फ ये समझा जाता था कि लड़कियों का जीवन जो है ना वो चार दीवारी के अंदर ही सिमटा रहेगा, यानी कि लड़कियों को बाहर खुलने का आजादी नहीं है, लड़कियों को बाहर घूमने फिरने का आजादी नहीं है, लड़कियों को ज्यादा बोलने का आजादी नहीं है। हम आपको पढ़ाए हैं ना हिंदी में, कौन सा चैप्टर, 20 के दांत, 20 के दांत चैप्टर पढ़ाए हैं ना। उसमें हम बता रहे थे ना कि सेन साहब की जो 5 बेटियां थी किस तरीके से उसको कठपुतली बना करके रखा जाता था और एक बेटा था खोखा जिसको कितना आजाद छोड़ दिया गया था। तो वही बात था हमारे समाज में, लड़कियों को कठपुतली बना करके रखा जाता था। लड़कियों को ना एक तरीके से समझिए कि चारदीवारी के अंदर रखा जाता था, जेल के जैसा, बाहर नहीं निकलना है। और यह समझा जाता था कि लड़कियों का जन्म सिर्फ हुआ है घर का कामकाज करने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है। और इसलिए भी कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता था। तो लड़कियों के बारे में ऐसा ही कहा जाता है कि उसका जीवन घर के चार दीवारी के अंदर ही क्या है, सीमित है, जो कहना सरासर गलत है। जबकि लड़कों के ऊपर खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य पर अधिक खर्च किया जाता है। लड़कों के ऊपर ना समाज में अधिक खर्च किया जाता है। हालांकि अब तो ये चीज लगभग नगण्य है, मतलब न के बराबर है। मतलब अब लड़के और लड़कियों में ना भेदभाव न के बराबर किया जाता है। सब लोग चाहते हैं भाई लड़की भी हो लड़का भी हो, ठीक है ना। तो अब तो ये बिल्कुल ना के बराबर है। जो खास करके जो शिक्षित फैमिली हैं, जो शिक्षित परिवार हैं, उनके यहाँ तो भेदभाव नहीं देखा जाता है, लेकिन अशिक्षित फैमिली के यहाँ अभी भी भेदभाव देखा जाता है। तो ये बात हम आपको बता दिए थे, ओके। चलिए, तो
क्लास को ना एक बार शेयर कर दीजिए सारे बच्चे, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं ना जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, जल्दी से ना एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, खास करके जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं ना उनके पास, जो बच्चे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास ना क्लास को एक बार शेयर करिए। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पर कारण प्यारे बच्चों पूछा जाता है भी परीक्षा में, लैंगिक विभेद से ही क्वेश्चन है, और कारण भी पूछा जाता है कि समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण को लिखें। कि आखिर कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण की वजह से लड़कियों को समाज में क्या भेदभाव किया जाता है, लड़कियों के साथ समाज में भेदभाव किया जाता है, कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण की वजह से आज लड़कियों की दयनीय स्थिति है। तो ये कारण पूछा जाता है, और आप लोगों से हम शायद एक क्वेश्चन पूछे भी थे पिछले क्लास में, और आप लोग का सबसे ज्यादा एक ही जवाब था कि सर दहेज प्रथा के कारण। दहेज प्रथा मानते हैं? अच्छा, आप लोग ये बात तो बोल देते हैं कि सर दहेज प्रथा के कारण भेदभाव किया जाता है। हम आप लोगों से एक बात पूछते हैं कि आप लोग दहेज नहीं लीजिएगा? बताइए, आप लोग दहेज लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? देखते हैं आप लोग का क्या मनसा है, हैं? अभी हो सकता है कि बाद में जब आपका नौकरी लग जाए तो आपका मनसा बदल जाए, आपके पिताजी कहेंगे कि नहीं रे बबुआ तुम बड़ा पढ़ावे में बड़ा खर्च किए हैं तो दहेजवा तो लेवे करेंगे, तिलक लेंगे। तो आप लोग का क्या विचार है, लेना है कि नहीं लेना है? हुँ? अभी तो आप लोग लिखिएगा यहीं कि नो सर, अभी तो आप लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिएगा नो सर, लेकिन शादी के समय कहिएगा कि हमको तो इतना से कम दहेज चाहिए नहीं भाई, हमको तो ये नौकरी लग गया है, ये नौकरी में इतना दहेज चाहिए, कहिएगा ना? है तो अभी तो लिख रहे हैं कि नो सर, लेकिन आज के 5-7 साल के बाद जब आपका शादी होगा ना तो बदल जाइएगा, कहिएगा कि ना सर हम तो लेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो देखिए दहेज प्रथा तो एक कारण है ही प्यारे बच्चों, उसके अलावा भी ना बहुत ज्यादा कारण है। जैसे पहले क्या होता था, पहले बहुत तरह से काम ये होता था। देखिए जैसे पहले की अगर बारों में बात किया जाए ना, तो पहले पुरुषों में शिक्षा ज्यादा होता था, महिलाओं में शिक्षा का अभाव हो जाता था। पहले देखते थे राजनीति का भी अगर बात किया जाए ना, तो राजनीति में ज्यादा पुरुष ही रहते थे, क्योंकि शिक्षित होते थे, पुरुष ही शिक्षित होते थे, महिलाएं शिक्षित नहीं होती थी, इसलिए राजनीति में महिला भी कम आती थी। तो लेकिन अब क्या है ना कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं भी शिक्षित हो रही है, जिसके वजह से ये आंकड़ा कमते जा रहा है, लेकिन पहले शिक्षा में अभाव होता था। उसके अलावा महिला में पर्दा प्रथा था, महिलाओं को कहा जाता था ना कि पर्दा के पीछे ही रहना है, पर्दा के आगे नहीं जाना है, ठीक है ना? अगर घर में कोई मेहमान आ जाए, घर में कोई व्यक्ति आ जाए, तो उनके सामने महिलाओं को नहीं जाना होता था, ठीक है ना? घर में अगर कोई कुटुंब आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, तो महिलाओं को उनके सामने नहीं जाना है भाई, पर्दे के पीछे रहना है, और पर्दे के पीछे से ही सब काम काज आपको करना है, ठीक है ना? तो महिलाओं में पर्दा प्रथा था, जिसके कारण भी लोग लड़कियों को नहीं चाहते थे कि नहीं भाई लड़के ही चाहिए। उसके अलावा और भी कारण थे, दहेज प्रथा तो एक कारण था ही, दूसरा कारण था ना प्यारे बच्चों बाल विवाह, ठीक है ना? अभी ना आप लोग देख रहे हैं कि लड़कियों का उम्र होता है कितना, जैसे 25-20 से 25 के बीच में होता है, तो खास करके गार्जियन चाहते हैं कि शादी कर दिया जाए। लेकिन अभी भी जो अशिक्षित परिवार हैं, जो अशिक्षित समाज से बिलोंग करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों के ऊपर ना शादी का बहुत बड़ा दबाव रहता है। जैसे ही लड़की मैट्रिक पास की, भाई दिमाग में टेंशन घुस जाता है माता पिता का कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसका शादी करवाना है, ठीक है ना? और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप दहेज नहीं लीजिएगा, तो ये गारंटी है प्यारे बच्चों, और हमारा शादी तो शायद अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर अब हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन हम आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि हमने दहेज नहीं लिया, ठीक है ना? हमने दहेज नहीं लिया है, ओके। और ये कहते हुए हमें खुशी भी हो रहा है कि जहां तक हमसे हो पाएगा ना हम खुद मदद करेंगे, ठीक है ना? जहां तक हमसे हो पाएगा हम खुद मदद करेंगे, अगर कि कहीं पर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो, ठीक है ना? क्योंकि भगवान हमको इतना पर्याप्त दिए हैं, आप लोगों की प्यार की वजह से, जैसे भी हो, भगवान हम इतना पर्याप्त दिए हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना? हमें कुछ नहीं चाहिए। हम यही बस, हमारा मानना बस यही है ना कि आजकल दहेज के पैसे से ना कोई अमीर इंसान नहीं बन गया है, आजकल दहेज के पैसे लेकर के ना कोई बड़ा आदमी नहीं बन गया है कि दहेज का पैसा लिए और बड़ा आदमी बन गए, ठीक है ना? दहेज के पैसा लेकर के ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गए। तो ये सब ना एक मानना है, समझ गए? और हमारा भी ऐसा मानना है, तो हम इसके खिलाफ हैं, ओके। चलिए, जो बात सच्चाई है, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि सर अपना तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, यही सच्चाई है, समझ गए ना? यही सच्चाई है।
चलिए, तो देखिए बाल विवाह के बारे में बता रहे थे ना, पहले बाल विवाह चलता था, बचपन में ही शादी कर दिया जाता था। अभी तो कम से कम अशिक्षित परिवार भी मैट्रिक इंटर के बाद शादी करता है ना, लेकिन अगर बहुत समय पहले जाया जाए तो बाल विवाह मतलब जिस समय बच्चे अपना होश नहीं संभाल पाते थे ना, उस समय शादी कर दिया जाता था। बच्चे जब बड़े होते थे तब उनको बता दिया जाता था कि तुम्हारा शादी बचपन में ही हो गया है उसके साथ, ठीक है ना। मतलब बच्चे को पता भी नहीं चलता था, बच्चे खुद अपने पैर पर नहीं खड़े होते थे, अपने बारे में सोचने विचारने का उनके पास क्षमता नहीं था और शादी कर दिया जाता था। बहुत साल पहले तो ऐसा भी होता था ना कि बच्चा पैदा हुआ, जैसे ही देखा ये लड़की वो लड़का, पैदा होते के साथ फिक्स कर दिया जाता था इसका शादी उससे करवा देंगे, और कुछ दिन के बाद शादी भी हो गया, बच्चे बड़ा हुए, अच्छा भाई शादी हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, पहले मर्यादा होता था कि अगर शादी हो गया है तो रखना पड़ता था, ठीक है ना। लेकिन आज क्या है, आज तो देख रहे हैं कि शादी हो रहा है, अगर थोड़ा सा भी अनबन हो जाए तुरंत तलाक भी हो जाता है, डाइवोर्स, ठीक है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग एडजस्ट करते थे, ठीक है ना। अच्छा, सिर्फ बाल विवाह ही एक दिक्कत नहीं था, सती प्रथा भी एक दिक्कत था। सती प्रथा के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? सती प्रथा के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, बताइए। सती प्रथा के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, ठीक है ना। सती प्रथा के बारे में कितने बच्चे जानते थे, जल्दी से बता दीजिए। सती प्रथा के बारे में कितने बच्चे जानते थे, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, सती प्रथा के बारे में ना बहुत सारे बच्चे जानते होंगे शायद। क्या होता है, अगर हम आपसे एक सेंटेंस में अगर जवाब चाहें कि बताइए सती प्रथा के बारे में, तो फिर क्या होता है? हम्म फटाफट से बताइए, सती प्रथा क्या होता है? नहीं पता है सर, कुछ बच्चे को नहीं पता है। हम आपको बताते हैं कि सती प्रथा क्या होता है। देखिए, पहले क्या होता था कि लड़कियों का शादी कर दिया जाता था किसी लड़के से, अगर किसी कारणवश लड़के का मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना, अगर किसी कारणवश लड़के का मृत्यु हो जाता है, देखिए कुमुद करके एक लड़के हैं जो सही बता रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं ना, अगर किसी कारणवश उसके पति का मृत्यु हो जाता था तो पति के चिता पर जिंदा पत्नी को भी बिठा दिया जाता था और पत्नी को भी जला दिया जाता था, ठीक है ना। अभी जैसे होता है ना कि इस तरीके से, जैसे हम आपको अगर बताना चाहें कि सती प्रथा क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, ठीक है ना, शादी हुआ और शादी के कुछ दिन के बाद उसका मृत्यु हो गया, तो अगर पति का मृत्यु हो जाता था ना, तो पति को तो जलाया ही जाएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुका है, उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी उसके चिता पर जिंदा बिठा दिया जाता था कि अब तुम्हारा पति ही नहीं रहा तो तुम क्या करोगे यहां रह करके, तुम भी जाओ अपने पति के साथ। तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, पति तो मर गया तब उसको जलाया जलाया जाता था, लेकिन पत्नी को ना जिंदा ही जला दिया जाता था। सोच लीजिए कितना कष्ट होता होगा लड़कियों को। ये होता था सती प्रथा, और ये भी एक कारण था कि लोग लड़की नहीं चाहते थे, ठीक है ना, ये भी एक कारण था कि लोग लड़की नहीं चाहते थे। लड़कियों के साथ मतलब बहुत ज्यादा अन्याय किया जाता था। ये तो विवेकानंद जी आए, दयानंद जी आए, दयानंद सरस्वती जी आए, और ये सब आकर के ना सती प्रथा पर रोक लगाए, ठीक है ना, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो किसी लड़की का पति मर जाता है तो फिर ये अधिकार है कि लड़की दूसरा शादी कर ले, अपना जिंदगी जिए। लेकिन पहले ना सती प्रथा में ऐसा ही होता था, लड़कियों को भी जला दिया जाता था। सोच लीजिए, आप कल्पना करके देखिए ना कितना खतरनाक होता होगा, जिंदा किसी आदमी को चिता पर जबरदस्ती बैठा देना, पति के साथ उसको भी जला देना, ये होता था सती प्रथा। तो यही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारक। तो स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन सा है? पहला, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव, ठीक है ना, पहला है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव, ये पहला कारण हो गया। दूसरा, महिलाओं में पर्दा प्रथा, तीसरा दहेज प्रथा, और चौथा है बाल विवाह एवं सती प्रथा। ये 4 कारण थे प्यारे बच्चों जिसके वजह से ना समाज में महिलाओं का दयनीय स्थिति था। समझ में आ गया? बताइए, हो गया ना? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिए क्या होता था, कभी कभी तो ऐसा हो जाता था प्यारे बच्चों कि लोग लड़की नहीं चाहते थे, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले तक का ये बात है, ये घटना होता था, हमेशा होता था, ठीक है ना। लोग लड़की नहीं चाहते थे, और ये नहीं चाहते थे कि हमारे घर में लड़की का जन्म हो, लोग हमेशा लड़का चाहते थे कि लड़का का ही जन्म हो। और पहले ना एक सिस्टम चलता था अल्ट्रासाउंड, ठीक है,
जैसे अभी एक्सरा होता है ना, वैसे ही अल्ट्रासाउंड होता था, शायद आप लोग नाम सुने होंगे। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये पता कर लिया जाता था कि अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देने वाली है तो उसके पेट में पल रहा बच्चा क्या है, लड़का है कि लड़की है, ठीक है ना। मतलब पेट में ही ये पता कर लिया जाता था, गर्भ में ही ये पता कर लिया जाता था कि महिला के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है कि लड़की है। मतलब उसके भ्रूण को ही पता कर लिया जाता था, ठीक है ना, उसके भ्रूण को ही पता कर लिया जाता था कि लड़का है कि लड़की है। भ्रूण मतलब आप लोग शायद नहीं समझते होंगे, हम आपको भ्रूण मतलब समझाते हैं। भ्रूण मतलब जैसे देखिए, इतना तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, 9 महीने के बाद ही उसका जन्म होता है। ये बात तो आप लोग को पता है ना, ये बात तो आप लोग जानते हैं कि जैसे हम हो, आप हो, या फिर अदरवाइज कोई भी हो, तो अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहते हैं और उसके बाद ही जन्म होता है। तो शुरुआत का जो 1 महीना 2 महीना होता है ना, शुरुआत का जो 1 डेढ़ महीना होता है, उसमें भ्रूण ही कहा जाता है, भ्रूण का ही निर्माण होता है, ठीक है ना। उसमें भ्रूण का ही निर्माण होता है। शुरुआत का जो 1-2 महीना होता है उसमें भ्रूण होता है, सिर्फ उसमें यह तय होता है कि ये मादा का भ्रूण है या पुरुष का भ्रूण है। मतलब जो बच्ची डेवलप कर रही है पेट के अंदर, जो बच्चा डेवलप कर रहा है पेट के अंदर, वो लड़का है कि लड़की है, ये उसके भ्रूण से पता किया जाता था, ठीक है। अगर जो पेट के अंदर पल रहा बच्चा, गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है, अगर लड़का है तब तो कोई बात नहीं है, अगर लड़की है तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता था, ठीक है ना, कि भाई लड़की पल रही है ना गर्भ में तो उसको मार दो। लड़का है तो ठीक बात है, लड़की है तो उसको गर्भ के अंदर ही मार दो। और गर्भ के अंदर इस प्रकार से भ्रूण की हत्या करना क्या कहलाता था? भ्रूण हत्या कहलाता था, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हमारा यही है कि भ्रूण हत्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा यही है कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं। क्योंकि लोग लड़की चाहते नहीं थे, ये नहीं चाहते थे कि घर में लड़की का जन्म हो, सिर्फ चाहते थे कि भाई लड़के आ जाएं, लड़के आए तो अच्छा है, दहेज भी मिलेगा, ये सब सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो अब प्यारे बच्चों यही है कि भ्रूण हत्या किसे कहते हैं। इसका सिंपल यही है कि जन्म के पहले ही, यानी कि गर्भावस्था में ही, गर्भ में ही अल्ट्रासाउंड या किसी अन्य मशीन के माध्यम से यह पता कर लिया जाता है कि पेट के अंदर पल रहा बच्चा लड़का है कि लड़की है। अगर लड़का है तब तो कोई बात नहीं, लड़की है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता था, जिसे कहते हैं गर्भपात, समझ गए ना। तो उसे गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है और उसका भ्रूण को ही समाप्त कर दिया जाता है कि लड़की जन्म ही न ले, ठीक है ना। और इसलिए पुरुष और महिलाओं का जो लिंगानुपात है, ठीक है ना, वो कितना है? बहुत कम है। वो भारत में कितना है प्यारे बच्चों? 943 पर ना 1000, यानी कि 1000 पुरुष पर, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है? 943, 943 महिला, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि आज अगर पुरुषों की संख्या 1000 है तो महिला की संख्या मात्र 943 है। मतलब ये कि अगर सब व्यक्ति शादी करना चाहे ना तो वो शादी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उतना महिला है ही नहीं, महिलाओं का संख्या बहुत ज्यादा घट गया था। 1000 पुरुष पर 943 महिला, सोच लीजिए। बाकी जो 57 पुरुष होते थे ना वो कुंवारे रहते थे, 57 पुरुष को ना लड़की नहीं मिल पाता था, ठीक है। तो ये स्थिति था हमारे देश का, मतलब लिंगानुपात बहुत कम चला गया था, लिंगानुपात बहुत कम हो गया था। किस चीज के वजह से? भ्रूण हत्या के वजह से। तो भ्रूण हत्या के बारे में पहले हम लोग समझते हैं कि भ्रूण हत्या होता क्या है, और ये बता देते हैं कि परीक्षा के लिए ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। सबसे पहला बात कि सामाजिक बुराई तो है, जिसके तहत माता के गर्भ में पल रहे शिशु लिंग की जांच अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीन के माध्यम से किया जाता है। माता के गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको न जांच कर लिया जाता था अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कि कौन सा है। अगर जन्म देने वाला बच्चा लड़की हो तो उसे जानबूझ करके गर्भपात करा दिया जाता था, ठीक है ना। मतलब होता क्या है ना कि 9 महीने के बाद बच्चा जन्म लेता है, लेकिन अगर पता चल जाता था कि लड़की है तो 1-1.5 महीना के अंदर ही उसको मार दिया जाता था, पेट के अंदर ही मार दिया जाता था, ठीक है ना, भ्रूण हत्या कर दिया जाता था। और हमारे देश का लिंगानुपात दिन प्रतिदिन 943 पर 1000 है, ठीक है ना, और इसलिए दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने 1971 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, ठीक है, ये कि ताकि ये समस्या रुके, ठीक है ना। एक अधिनियम पारित किया जिसे भ्रूण हत्या अधिनियम कहा गया, जो सफल ना होकर के असफल साबित हुआ। इसमें लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता है। देखिए ये जो भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा हो रहा था तो सरकार को लगा कि इस पर रोक लगाना चाहिए। सरकार ने एक अधिनियम लाया, भ्रूण हत्या अधिनियम, ठीक है ना, भ्रूण हत्या अधिनियम। इसके तहत ये कहा गया जितने भी अल्ट्रासाउंड वाले दुकान थे, ठीक है ना, जैसे अभी जाते हैं किसी दुकान से जाकर के एक्सरा करा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करा लेते हैं, लेकिन लिंग का जांच कराना,
ठीक है ना, कि लड़का है कि लड़की है, इसको ना गैर कानूनी बना दिया गया। अभी भी अगर आप कहीं जाते हैं, ठीक है ना, अगर अभी मान लिया जाए कि बच्चा जन्म लेने वाला है, अगर जाते हैं जांच करवाने के लिए कि जरा चेक करके बता दीजिए ना अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है कि लड़की है, तो जांच करके नहीं बताएगा कोई, ठीक है ना। अभी मतलब ये गैर कानूनी हो गया है, कोई नहीं आपको बता पाएगा। लेकिन हाँ, पैसे के दम पर तो सब कुछ हो जाता है ना। दुकान वाला को भी पैसे का लोभ होता है, उसको 2,000-3,000 रुपया एक्स्ट्रा दे दो, वो भी जांच कर देता था। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये जो अधिनियम निकला था ना, ये जो नियम निकला भ्रूण हत्या अधिनियम, ये सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। इसमें सबसे मुख्य बात क्या है, क्या सरकार को नियम कानून लगाने से मना हो जाएगा? सरकार अगर नियम कानून लगा देगा तो क्या रुक जाएगा भ्रूण हत्या? नहीं। इसमें मुख्य चीज है लोगों की सोच को बदलना, ठीक है। लोगों की सोच को बदलने की जरूरत है। जब तक लोगों का सोच नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जिस दिन लोगों का सोच बदल गया, लोग शिक्षित हो गए, लोग ये समझ गए कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है, उस दिन अपने आप ये भ्रूण हत्या रुक जाएगा। और आज अभी अगर 2023 की बात किया जाए तो बहुत हद तक ये कंट्रोल में है, यानी कि अब भ्रूण हत्या न के बराबर होता है। अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर होता है भ्रूण हत्या, जो अशिक्षित परिवार हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गलत धारणा उनके मन में बैठा हुआ है, वो भ्रूण हत्या का शिकार अभी भी हैं। लेकिन बहुत हद तक अब इस पर कंट्रोल लग चुका है, क्योंकि अब लोग शिक्षित हो चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब लोग शिक्षित हो चुके हैं। समझ में आया? भ्रूण हत्या कितने बच्चे समझ गए, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। भ्रूण हत्या कितने बच्चे समझ गए, एक बार जल्दी से ना कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम समझ गए। सारे बच्चे जल्दी से फास्ट कमेंट करिए तो आप लोग जल्दी से ना आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम समझ गए। जल्दी जल्दी से बोलिए। अच्छा, इकोनॉमिक्स का पैनल पीडीएफ नहीं मिला था सुबह में? अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं, ठीक है ना, हम देख लेते हैं। पेट के अंदर कैसे मारता था सर, भ्रूण हत्या कैसे होता था? अरे भ्रूण हत्या के लिए ना कोई क्या बोलते हैं, कोई दवा आता है, ठीक है ना, ये कोई दवा आता है, या फिर अंदर में गर्भ के अंदर में ना डॉक्टर को कह करके गर्भपात करा दिया जाता है कि अंदर जो भ्रूण है गर्भ में उसको बाहर निकाल दीजिए, तो गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है ना उसको बाहर निकाल दिया जाता था। कोई ऐसा टैबलेट आता है, हमें तो नहीं सरकारी कौन सा टैबलेट है, लेकिन कोई ऐसा टैबलेट वगैरह आता है जिससे क्या होता है, भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। मतलब कि माँ के पेट के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है ना उसका मृत्यु हो जाता है पेट के अंदर ही, फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब ये सब ना प्रक्रिया के तहत भ्रूण हत्या किया जाता है, ठीक है। तो पेट के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर ही पल रहे शिशु की लिंग जांच करा करके उसकी हत्या कर देना भ्रूण हत्या कहलाता है। समझ में आ गया? बताइए, समझ में आ गया ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे अब क्या टॉपिक समझना है, भ्रूण हत्या के बारे में आप लोग समझ गए। अच्छा, अब बिहार में महिलाओं के बारे में जानना है कि बिहार में महिलाओं का स्थिति क्या है, ठीक है ना। बिहार में, बिहार के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, या फिर देश के विकास में महिला का क्या योगदान है ना। आखिर महिलाओं का योगदान क्या है ये भी तो समझना जरूरी है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि आजकल लड़का लड़की दोनों बराबर है, लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़के से कम नहीं है, तो आखिर महिलाओं का क्या योगदान है, अब हम लोग इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है ना, कि आखिर महिलाओं को क्या क्या योगदान दिया गया, महिलाएं कहां तक, किस हद तक योगदान कर रही है। तो देखिएगा, बिहार के विकास में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। अगर बिहार का बात किया जाए तो बिहार के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। लेकिन बिहार भारत का एक बीमारू राज्य है जो अत्यंत रूप से पिछड़ा हुआ है। यहाँ अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी का बोलबाला है, ठीक है ना। मतलब बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है, अशिक्षा एकदम चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का बोलबाला है। यहाँ भी अधिकांश महिला असुरक्षित एवं अशिक्षित महसूस करती है। मतलब बिहार में अधिकांश महिला जो है ना वो अशिक्षित है, और जिसके वजह से वो असुरक्षित महसूस करती है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि हम बिहार में सुरक्षित ही नहीं है, ठीक है, जिसके कारण से महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। मतलब महिलाओं को राजनीतिक अधिकार ज्यादा नहीं दिया जाता है। अब बिहार का ही बात कर लीजिए ना, कितने ऐसे महिला नेता हैं जिनको आप जानते हैं? कुछ महिला नेता का नाम आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? बताइए तो कमेंट करके।
कितने महिला नेता को आप जानते हैं? पुरुष नेता को तो बहुत जानते होंगे, बहुत ज्यादा जानते होंगे। नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, नीतीश कुमार हो गए, आदित्यनाथ योगी जी हो गए, बड़े बड़े नेता को आप लोग जानते होंगे। लेकिन महिला नेता को आप कितने लोगों को जानते हैं? जरा नाम लिख करके बताइए, तब ना पता चले कि हाँ भाई आप जानकारी रखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले क्या होता था कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था, मतलब राजनीति में नहीं प्रवेश करने दिया जाता था। आज के वर्तमान समय में महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, बल्कि पुरुषों से कंधा मिलाकर के काम कर रही है। जैसे आज देख रहे हैं कि लड़कियां भी आईएएस आईपीएस बन रही है, अंतरिक्ष यात्री बन रही है, भाई अंतरिक्ष में जा रही है महिलाएं। आप लोग ये जूही चावला बोल रहे हैं, क्या नाम था, क्या नाम था जो अंतरिक्ष में गई थी? पीयूष चावला नहीं, देखिए ना ध्यान नहीं आ रहा है। कोई चावला करके नाम था ना जो कि गई थी अंतरिक्ष में, क्या नाम था उसका? नाम तो ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन शायद आप लोग को अगर याद हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ एक बच्चे लिख रहे हैं राबड़ी देवी, इंदिरा गांधी। चलिए भाई, राबड़ी देवी का नाम तो जरूर आप लोग को याद है ना। देखिए बहुत सारी है अभी, जैसे अभी आप बात किया जाए कि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी है, महिला है, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोग देख रहे हैं राबड़ी देवी को तो खैर छोड़िए, अब तो बिहार की बात किया जाए, राबड़ी देवी तो अगर मुख्यमंत्री बनी थी तो वो लालू प्रसाद यादव के दम पर बनी थी, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग स्मृति ईरानी को जानते होंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जानते होंगे, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आज क्या राजनीति में है और अच्छा काम कर रही है, ठीक है ना। तो आप लोग ये सब जानते हो। हाँ, कल्पना चावला नाम था, कल्पना चावला, ठीक है ना, नाम ध्यान में नहीं आ रहा था, कल्पना चावला देख रहे थे ना, वो अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है। तो आज लोग आईएएस आईपीएस बन रही है, अंतरिक्ष यात्री बन रही है। इसके अलावा घर के सभी जिम्मेदारियों को संभालने का कार्य भी करती है। बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। ये वाला लाइन प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वाला लाइन याद रख सकते हैं ना तो ध्यान रखिएगा, एकदम याद ही रखिएगा, परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ये परीक्षा में ना बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि महिलाओं को किस क्षेत्र में, कहां पर आरक्षण दिया जाता है 50%, तो पंचायती राज में दिया जाता है। पंचायती राज के अलावा कहीं पर भी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन पंचायती राज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार है, पुरुषों के बराबरी का अधिकार है, 50% का आरक्षण है, ठीक है ना, महिलाओं को। यानी कि अगर 100 सीट है तो 50 सीट महिलाओं के लिए एकदम आरक्षित है, रिजर्व्ड है कि महिला सीट 50 रहेगा, 50 रहेगा पुरुष सीट, ठीक है ना। तो ये एकदम रिजर्व्ड है, ठीक है। हाँ, इंदिरा गांधी का नाम आप लोग जानते होंगे, सोनिया गांधी अभी देख रहे हैं, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू देख रहे हैं, आदिवासी समाज से बिलोंग करती है, फिर भी देश की राष्ट्रपति है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी महिला नेता हैं जिनको भैया आप जानते हैं। तो ये लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। अतः महिला को लोकतंत्र, राज्यसभा, विधानसभा में प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि अगर बिहार का विकास चाहिए, देश का विकास चाहिए, तो महिलाओं को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि हमें तो लगता है ना कि आने वाले 10-15 साल में लड़कियां लड़कों से आगे निकल जाएगी, हमें तो ऐसा पूरा एकदम आभास हो रहा है। आने वाले 10-15 साल में ना लड़कियां आगे निकल जाएगी, लड़कों से तो आगे निकल जाएगी, इतना तो कंफर्म है। कहिए कैसे सर? तो आप देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में, जैसे बिहार बोर्ड का ही अगर बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड में ना आजकल लड़कियां टॉपर बनती है, लड़के 1 बनते हैं तो लड़कियां 5 बनती है, ठीक है। इसके अलावा देख रहे हैं देश का सबसे सर्वोच्च जो एग्जाम होता है आईएएस आईपीएस यूपीएससी, उसमें लड़कियां बाजी मार रही है, फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, मतलब आजकल ना लड़कियां ही टॉपर है। एसएससी का रिजल्ट निकलता है, लड़कियां टॉपर है, ठीक है ना। यानी कि सब जगह आजकल ना लड़कियां मेहनत कर रही है। लड़कियों में एक आदत बहुत बढ़िया है कि वो कोई भी काम करती है तो एकदम मन से करती है, ठीक है ना, कोई भी काम करेगी तो मन से। लेकिन लड़के उसमें ना फाकी मारते रहते हैं, ठीक है ना, बस दिखावा करते रहते हैं कि हाँ भाई हम दिखा रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो काम करते नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लड़के अपने ना कार्य की वजह से पीछे जा रहे हैं, मन लगा करके जो कंसंट्रेट होकर के जो काम नहीं करते हैं ना, इस वजह से भी पीछे जा रहे हैं। तो आप लोग को भाई काम करना चाहिए, अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, और कम से कम बराबरी का तो अधिकार है। ऐसा नहीं कि आने वाले समय में लड़के ही पीछे चले जाएं और लड़कियां आगे चले जाए।
तो ये सब मेहनत का बदौलत है, समझ गए ना। और बिहार बोर्ड में तो हम अधिकांश बार देख रहे हैं, अब इधर 3 4 5 साल से हम देख रहे हैं कि लड़कियों का भाई ज्यादा, अगर हम टॉपर वेरिफिकेशन में जाते हैं ना तो वहां लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लड़कियां बहुत ज्यादा की संख्या में आती है। तो सोच करके देखिए कि क्या होता होगा। आखिर कहीं ना कहीं लड़कियां मेहनत कर रही है और मेहनत के बदौलत आगे बढ़ रही है, तो लड़कों को भी चाहिए कि मेहनत करें और कम से कम लड़कियों से पीछे हम ना हो, ठीक है ना, लड़कियों से हम पीछे ना हो। चलिए, यहां तक समझ में आ गया ना। बताइए सारे बच्चे, यहां तक सबको समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन यही था कि बिहार के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, या फिर देश के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए, अब तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब चलिए प्यारे बच्चों, यहां पर ना आपका लैंगिक विभेद समाप्त हो जाता है, यानी कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था, लैंगिक विभेद जो आपका टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। अब लैंगिक विभेद के बाद हमें पढ़ना है सामाजिक विभेद, ठीक है ना। लैंगिक विभेद के बाद अब हमें पढ़ना है सामाजिक विभेद, ठीक है ना। लैंगिक विभेद तो देख लिए, अब हमें पढ़ना है सामाजिक विभेद, मतलब समाज में भेदभाव। पहले होता था लिंग के आधार पर भेदभाव, तो हम लोग लैंगिक विभेद पढ़े। अब है सामाजिक विभेद, यानी कि समाज में भेदभाव। तो सबसे पहला तो ये जान लेना जरूरी है कि आखिर सामाजिक विभेद होता क्या है। लैंगिक विभेद में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, सामाजिक विभेद में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया जाता है, और उसे कहते हैं सामाजिक विभेद, ठीक है ना। आपको हम बताए थे ना कि हमारे देश में क्या है, सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है, जिसको सामाजिक विविधता कहते हैं। यानी कि यहाँ अनेक जाति के लोग हैं, अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, है ना, काले लोग हैं, गोरे लोग हैं, सब तरह से लोग बटे हुए हैं। और इन्हीं के साथ क्या किया जाता है, लोग अपने में ही क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, ठीक है ना। हम किसी और जाति के हैं, तुम किसी और जाति के हो, हम हिंदू हैं, तुम मुस्लिम हो, ठीक है ना। हम हिंदी बोलते हैं, तुम भोजपुरी बोलते हो, हम हिंदी बोलते हैं, तुम तमिल बोलते हो। इस प्रकार से ना लोगों के अंदर क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। आज हमारे समाज में ही, देश के अंदर ही भेदभाव जो किया जा रहा है, उसे ही कहते हैं सामाजिक विभेद, ठीक है। तो सामाजिक विभेद से आप क्या समझते हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्योंकि टॉपिक है सामाजिक विभेद। तो लिखेंगे, जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर प्रत्येक समाज में किया जाने वाला भेदभाव को सामाजिक विभेद कहते हैं, जो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। बच्चा जैसे जन्म लिया, शुरू, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि एक ब्राह्मण समाज में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो जैसे ही बच्चा जन्म लिया, ये तय हो गया कि वो ब्राह्मण जाति का ही है, ठीक है ना। ये तय हो गया कि वो ब्राह्मण जाति का ही है। अगर एक हिंदू समाज में बच्चा जन्म लेता है, तो ये तय हो गया कि वो हिंदू समाज का है, वो बच्चा हिंदू है। अगर मुस्लिम में जन्म लेता है, तो ये तय हो जाता है कि वो बच्चा मुस्लिम है, ठीक है ना। मतलब ये जन्म के साथ तय हो जाता है। अगर कोई बच्चा मुस्लिम है, सोचिए आप, अगर कोई बच्चा मुस्लिम है, ठीक है ना, मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, और जैसे ही बच्चा ने जन्म लिया, जैसे ही बच्चा जन्म लिया, उसको ना वहां से हटा करके हिंदू समाज में ला करके रख दिया जाए, और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसको बड़ा किया जाए, हिंदू समाज में उसको बड़ा किया जाए, ठीक है। तो क्या करेगा वो बच्चा, नहीं जान पाएगा कि हम मुस्लिम हैं, ठीक है ना। वो बच्चा सोचेगा कि हम तो हिंदू हैं, क्योंकि जन्म के साथ उसके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है ना, जन्म के साथ ही विभेद स्टार्ट हो जाता है ना, कि बच्चा जन्म लिया तो उसको मुस्लिम की तरह परवरिश करना है, मुस्लिम की तरह पढ़ाना है, मुस्लिम की तरह उसको बड़ा करना है, ठीक है ना। तो जन्म के साथ ही विभेद शुरू हो जाता है, यही होता है। जैसे अगर कोई बच्चा बिहार में जन्म लिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में जन्म लेगा तो हिंदी बोलेगा, बिहार में जन्म लेगा तो हिंदी बोलेगा। जैसे ही बच्चा बिहार में जन्म लिया, उसको ना बिहार से उठा करके अमेरिका ले जाकर के रख दीजिए, पक्का वो बच्चा बड़ा होते होते ना सिर्फ अंग्रेजी में बात करेगा। सोचिए, वही बच्चा अगर बिहार में रहता तो हिंदी में बात करता, वही बच्चा अब अंग्रेजी में बात कर रहा है अमेरिका में, क्योंकि क्या, तो यहाँ फर्क किस चीज का पड़ा, रहन सहन का, ठीक है ना, माहौल का, समाज का फर्क पड़ा ना। बच्चा जो बचपन से देखता है वही सीखता है, बच्चा जो बचपन से देखता है वही सीखता है। अगर आज हम हिंदी बोल रहे हैं, अगर हमको बचपन से अमेरिका में रखा जाता, विदेश में रखा जाता, हम अंग्रेजी बोलते, हमको हिंदी समझ ही नहीं आता ना। अमेरिका वाले को हिंदी नहीं समझ में आता है, उसके सामने हिंदी में जाकर के गलिया भी दोगे ना, उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अमेरिकन वालों को ना हिंदी समझ में नहीं आता है, और बिहार में अगर अंग्रेजी बोलो तो ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये होता है।
अगर प्यारे बच्चों तमिलनाडु में चले जाइए, तमिल भाषा आपको समझ में नहीं आएगा। बंगाल में चले जाइए, बंगाली आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो आदमी जहां रहता है उस अनुसार से वो ढल जाता है, उस अनुसार से वो अपना डेवलप कर पाता है, वो अपना विकास कर पाता है। ठीक है, तो सामाजिक विभेद यही कहता है कि जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर जो प्रत्येक समाज में भेदभाव किया जाता है उसे ही सामाजिक विभेद कहते हैं। और ये जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है, मतलब बच्चा जैसे ही जन्म लिया ये भेदभाव शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए यहां से और क्वेश्चन आता है क्या, सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। यानी कि आज जो समाज में इतना जात पात है, इतना जो धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे इसको एक साथ स्थापित किया जा सकता है कि लोग मिलजुल करके रहें। ठीक है ना, कैसे हो सकता है। तो देखिए सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। तो लिखेंगे हम लोग कि सामाजिक विभेद में तालमेल को स्थापित करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर सभी लोग आपस में उलझे हुए हैं। जाहिर सी बात है, सब लोग आज उलझे हुए हैं ना। आज देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है। ठीक है ना, सब लोग सोच रहा है कि मतलब हिंदू सोच रहा है कि मुस्लिम हमारे लिए खतरा है, मुस्लिम सोच रहा है कि हिंदू हमारे लिए खतरा है। आजकल हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है। जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, भाई हम इस जाति के, तुम इस जाति के। ठीक है ना, जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। मतलब आज लोग आपस में ही उलझे हुए हैं इन सब चीजों को लेकर के, सामाजिक भेदभाव को लेकर के ना आजकल लोग उलझे हुए हैं, जिससे देश की एकता अखंडता टूटी जा रही है। देश के अंदर ही ना टकराव हो रहा है, देश के अंदर ही क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है। ठीक है, अतः आपस में एकता स्थापित करने के लिए भाईचारे का संबंध और आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। यानी कि आपस में ना भाईचारे का संबंध होना चाहिए। लेकिन आजकल होता क्या है, हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है। ये हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम ना बहुत ज्यादा आजकल हो रहा है। और ये सही है या गलत है, इस पर तो हमारा कोई निजी व्यक्तित्व नहीं रहेगा, निजी कोई राय नहीं रहेगा कि सही है कि गलत है। सब लोगों को अपना अपना सोचना है, तो सब लोग आपस में अपने तरीके से विचार करते हैं। तो आजकल ना क्या हो रहा है कि देश की एकता अखंडता टूटी जा रही है, खतरे में है। अतः आपस में एकता स्थापित करने के लिए भाईचारे का संबंध रखना बहुत जरूरी है, लोग मिलजुल करके कार्य करें, ऐसा बहुत जरूरी है। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, बेल्जियम है। बेल्जियम के बारे में हम आपको बताए थे ना कि वहां भी भाषा के आधार पर लोग बटे हुए थे, लेकिन किस तरीके से सरकार ने दोनों भाषाइयों का बात माना और दोनों के लिए समान नियम कानून बनाया, और आज वो देश क्या हो गया, आगे बढ़ गया, विकास कर गया। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं भारत में अगर मुसलमानों के प्रति लोगों में नफरत फैलाने का प्रयास जो किया गया है, मुसलमानों के प्रति बुरा जो लोग सोचते हैं ना, वो इसलिए क्योंकि आतंकवादी जो भी घटना होता है, बगल में पाकिस्तान है, आप लोग को पता है, पाकिस्तान के कारण ना हमारे देश में गृह युद्ध जैसी समस्या हो गई है, सामाजिक विभेद जैसी जो समस्या हुई है ना, हम ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान के कारण हुआ है। कहिए क्यों भाई, पाकिस्तान से मुसलमान आते हैं आतंकवादी बन करके, टेररिस्ट बन करके, और यहाँ कांड करके जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कांड करते हैं। ठीक है ना। और अगर आपको कांड देखना है ना आतंकवादी का, अगर सबसे बड़ा कांड, आप लोग अजमल उल कसाब का नाम सुने होंगे। कसाब का नाम कितने बच्चे सुने थे, कसाब का नाम सुने थे? अगर नहीं सुने हैं ना तो एक फिल्म का नाम हम बताते हैं। वो फिल्म प्यारे बच्चों आप लोगों को जरूर देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे देश में ना अटैक हुआ था। ठीक है ना, किस तरीके से आतंकवादी सबसे बड़ा अटैक हुआ था, द अटैक ऑफ 26/11 देखिएगा। ठीक है ना, द अटैक ऑफ 26/11 देखिएगा, मतलब 26 तारीख था और 2011 था। और कसाब ने मुंबई एयरपोर्ट पर, मुंबई रेलवे स्टेशन पर, ताज होटल को भी उड़ाया था, बहुत सारे लोगों को मतलब भून दिया था गोलियों से। ठीक है ना, और उस कसाब को फांसी दिया गया था, शायद आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग को याद भी होगा। ठीक है ना। तो द अटैक ऑफ 26/11 ये मूवी का नाम है, यूट्यूब पर भी सर्च करिएगा ना तो मिल जाएगा। ये मूवी आप लोग को जरूर देखना चाहिए, नाना पाटेकर के द्वारा बनाया गया ये मूवी है। मतलब उसमें नाना पाटेकर जी क्या किए हैं, एक्टिंग किए हैं। इतना जबरदस्त मूवी है, आपको लगेगा कि सचमुच में घटना घट रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग को जब भी मौका मिले ना तो द अटैक ऑफ 26/11 मूवी जरूर देखिएगा। फिल्म तो आप लोग देखते होंगे ना, तो द अटैक ऑफ 26/11 मूवी जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे देश के ऊपर अटैक किया गया था। तो कहीं ना ये जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, प्रत्येक आतंकवादी मुसलमान होता है। अब लोग एग्जाम्पल देते हैं कि गांधी जी को मारा वो कौन था, इंदिरा गांधी को मारा वो कौन था। तो ये सब प्यारे बच्चों अगर हम बात कर सकते हैं कि अपवाद सब चीज में होता है। ठीक है ना। और ये लोग भी कहीं ना कहीं उग्रवादियों के चपेट में आए थे और चपेट में आकर के हत्या की। लेकिन अगर अभी की अगर बात किया जाए, आजकल हमेशा आप लोग पेपर में सुनते होंगे 2 जवान शहीद हो गए, 4 जवान शहीद हो गए, मुठभेड़ में मारे गए। तो इस प्रकार से जितना भी
हमारे जो वीर जवान शहीद हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? आतंकवादी हमला के कारण। आतंकवादी कौन है भाई? मुसलमान है, ठीक है ना। और आतंकवादी मुसलमान है, पाकिस्तान नफरत फैला रहा है, लेकिन नफरत हो रहा है मुसलमानों से, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद इस चीज का जड़ है। हम जैसा मानते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में आज जो टकराव हो रहा है ना, आतंकवादियों के कारण, ठीक है ना। आतंकवादी अगर नहीं होता, इतना आतंकवादी हमला नहीं होता, तो कहीं आज ये टकराव भी नहीं होता। तो ये बात आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है। तो सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है? भाईचारे का भेदभाव, मतलब भाईचारे का क्या संबंध रख करके, ठीक है ना, आपस में मिलजुल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? सामाजिक विभेद में तालमेल स्थापित कर सकते हैं। समझ में आया? बोलिए, सारे बच्चे को समझ में आ गया? वाह क्या बात है, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है ना। द अटैक ऑफ 26/11, हाँ जी बिल्कुल, नाना पाटेकर के मूवी है। हाँ, देखिएगा जरूर। हम तो देखे थे आज से लगभग 5-7 साल पहले देखे थे ये वाला मूवी, बहुत बढ़िया मूवी है, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन बताते हैं प्यारे बच्चों, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन, इसको ना आप लोग मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। मतलब सामाजिक भेदभाव करते करते ना आजकल लोग समाज में बंटवारा कर लिए हैं। समाज में आजकल बंटवारा हो गया है ना। तो सामाजिक विभेद मतलब सामाजिक भेदभाव किस प्रकार से सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है, मतलब समाज में बंटवारा के लिए जिम्मेदार है। तो हम लोग लिखेंगे कि वास्तव में सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी माना जाता है, ठीक है ना। वास्तव में जो सामाजिक विभेद है यानी कि सामाजिक जो भेदभाव है वो सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी माना जाता है, चूंकि प्रत्येक समाज में हर एक संप्रदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक समाज में हर एक संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनका धर्म, भाषा, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सब क्या है? अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। सामाजिक विभेद जन्म के साथ शुरू हो जाता है। विविधता अच्छी चीज है, ठीक है ना, लेकिन देश के लिए घातक होता है। विविधता अच्छी चीज है, लेकिन देश के अंदर अगर विविधता हो जाए, देश के अंदर अगर भेदभाव हो जाए, तो ये फिर बहुत बुरा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा गया है कि सामाजिक विभेद जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है, यानी कि समाज के आधार सामाजिक जो भेदभाव है वो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। विविधता अच्छी चीज है, लेकिन देश के लिए घातक होता है। अगर हम सभी धर्म, भाषा, क्षेत्र में उलझे रहेंगे तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। जाहिर सी बात है ना। अगर किसी घर में लड़ाई होता है, जैसे सोचिए कि हमारे घर में हमेशा लड़ाई होते रह रहा है, ठीक है ना, हमेशा लड़ाई हो रहा है। हम मान लिया जाए कि हम 4 भाई हैं, चारों भाई आपस में लड़ते रहे हैं, चारों भाई हमेशा डेली लड़ते हैं, डेली झगड़ते हैं, तो हमारा परिवार कमजोर होगा ना, हमारा घर कमजोर होगा। और वहीं जब चारों भाई आपस में एक साथ मिलजुल करके रहेंगे तो हमारा घर क्या होगा? मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, ताकतवर होगा। तो वैसे ही अगर हम अपने देश के अंदर धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर उलझे रहेंगे तो हमारा देश क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा ना, और समाज का बंटवारा हो जाएगा, समाज का भी बंटवारा हो जाएगा। अतः सामाजिक विभेद को मिटा करके ही सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। यानी कि सामाजिक विभाजन अगर रोकना है, आने वाले भविष्य में समाज का बंटवारा ना हो जाए, अगर इस चीज को रोकना है तो पहले सामाजिक भेदभाव को रोकना होगा, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना। तो अगर सामाजिक भेदभाव को रोकना है, सॉरी, सामाजिक बंटवारा को रोकना है कि आगे समाज का बंटवारा ना हो, जैसे भारत का जो बंटवारा हो गया ना, हिंदू पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान क्या है? भारत से ही तो अलग हुआ है ना। महात्मा गांधी बोल दिए कि मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री बना दिया जाए, पाकिस्तान। तो देखिए बंटवारा हो गया। बांग्लादेश भी अलग हो गया। तो मतलब भारत का बंटवारा हुआ। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत का भी बंटवारा हो जाए। तो भारत का बंटवारा ना हो, हमारे देश का बंटवारा ना हो, हमारे समाज का बंटवारा ना हो, इसके लिए सामाजिक भेदभाव को रोकना होगा। समाज के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है उस चीज को क्या करना होगा? रोकना होगा। तभी जाकर के सामाजिक भेदभाव रुक सकता है, सामाजिक बंटवारा रुक सकता है, ठीक है। याद हो जाएगा ना ये सब क्वेश्चन? कितना तो आसान है, एकदम अपना भाषा में लिखे हैं, अपना एकदम सिंपल भाषा में लिखे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग को याद हो जाएगा। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन बता रहे हैं ना, एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख रहे हैं सर समास, क्या लिख रहे हैं सर? व्याकरण कब से होगा? व्याकरण भी प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना।
अभी तो हिंदी में 2 चैप्टर हुआ है ना, और हिंदी के लिए हम आपको बता दिए हैं कि प्रत्येक शनिवार को जो ये शाम वाला क्लास है ना, इसमें अब हिंदी ही होगा। प्रत्येक शनिवार को ये शाम वाला क्लास हिंदी ही होगा। 1 शॉट 1 चैप्टर, यानी कि एक शॉट में एक चैप्टर पूरा खत्म करेंगे, ठीक है ना। एक शॉट में एक चैप्टर खत्म, यानी कि अगर हम क्लास शुरू किए तो एक क्लास में ही पूरा हिंदी का एक चैप्टर एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अर्थ, लेखक परिचय सब एक क्लास में खत्म करेंगे हम, ठीक है, प्रत्येक शनिवार को, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है ना, यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया। अब आगे और है सामाजिक विभेद से क्वेश्चन। देखिए सामाजिक विभेद से ना ये लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब दीर्घ उत्तरीय का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब यहाँ पर हम लोग देख लिए ना कि सामाजिक विभाजन किस प्रकार सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिर समाज के आधार पर अगर हम भेदभाव करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरा है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। और अगर हम अपने में लड़ते रहेंगे, अपने में अगर उलझे रहेंगे, भेदभाव करते रहेंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरा है, अब हम लोग इसको देखेंगे। तो लिखेंगे सामाजिक विभेद। विभेद मतलब आप लोग समझ गए ना, विभेद मतलब होता है भेदभाव, विभेद मतलब भेदभाव। तो सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति को बुरी तरीके से प्रभावित करने का कार्य कर रही है। सामाजिक विभेद जो है वो लोकतांत्रिक राजनीति को बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य कर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपना करके देश की एकता अखंडता को तोड़ दिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपना करके देश की एकता अखंडता को तोड़ दिया था, लोकतंत्र को क्या कर दिया था, कमजोर कर दिया था। अंग्रेज इतना दिन तक राज्य क्यों किए पता है? अंग्रेज भारत में आकर के इतना दिन तक राज्य, इतना साल, इतने लंबे समय तक राज्य क्यों किए? तो बस एक ही नीति था, वो था फूट डालो और शासन करो। यानी कि जो भारतीय हैं उनको आपस में ही लड़वा दो, हिंदू मुस्लिम को लड़वा दो, हिंदू मुस्लिम सिख सबको आपस में लड़वा दो और हम लोग राज्य करो, ठीक है ना। तो हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का कार्य ना अंग्रेजों के जमाने से ही होता आया है, और महात्मा गांधी जी हमेशा यही चाहते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों को जोड़ो। हिंदू मुसलमान एकता पर हमेशा महात्मा गांधी जी काम करते थे कि हिंदू मुसलमान जब तक एक नहीं होगा तब तक अंग्रेजों को यहां से नहीं भगाया जा सकता है, ठीक है, तब तक यहां से अंग्रेजों को नहीं भगाया जाएगा। तो अंग्रेज लोग इतना दिन तक ये जो काम किया, फूट डालो और राज्य करो की जो नीति अपनाया, उससे देश का एकता अखंडता को कमजोर कर दिया और लोकतंत्र को कमजोर करके रख दिया। इसके तहत राजनीतिक दलों में खराब उम्मीदवार को निश्चित जीत करार दिया जाता है। अभी आप लोग क्या देखते हैं, राजनीतिक दल में वैसे वैसे उम्मीदवार को जिता दिया जाता है जो क्रिमिनल टाइप का है, जो कि मतलब विकास चाहता ही नहीं है, ठीक है ना। वैसे लोगों को, अनपढ़ लोगों को जिता दिया जाता है। तो बताइए अगर हमारे देश का मंत्री ही, अगर मंत्री विधायक सब अनपढ़ रहेगा तो कुछ काम कर पाएगा? सोच करके देखिए ना। तो हमारे राजनीतिक दलों में ना खराब उम्मीदवारों को जीत करार दे दिया जाता है, जिससे समाज या राज्य का विकास नहीं हो पाता है। समाज में मतभेद फैलाने का कार्य करता है। जैसे उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म को मानने वाले कैथोलिक तथा प्रोटेस्ट जाति अलग अलग पार्टी का निर्माण करता है। आपको हम उत्तरी आयरलैंड के बारे में एग्जांपल भी शायद बताए थे 2-3 देश का, उसमें ना जो उत्तरी आयरलैंड है एक देश है, वहां पर क्या है, एक ही धर्म को मानने वाले 2 तरह के लोग हैं, एक कैथोलिक लोग हैं और एक प्रोटेस्ट जाति के, अलग अलग पार्टी का निर्माण किए हैं। अतः इस प्रकार से सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में ही झगड़ते रहेंगे, आपस में ही अगर भेदभाव करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग आपस में बट जाएंगे, आपस में क्या होंगे, बट जाएंगे। जैसे श्रीलंका के बारे में हम आपको बताए थे, याद होगा, श्रीलंका में सिंहली भाषा बोलने वाले लोग और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में कभी बनता नहीं था, दोनों अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते थे। और तब जाकर के क्या हुआ, सिंहली भाषा का अलग पार्टी बन गया और तमिल भाषा वालों लोग, जो तमिल भाषाई लोग थे, उन्होंने अपना अलग पार्टी बना लिया। तो ऐसा होता था ना। तो कुल मिलाकर के सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन था जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आप लोग इसके बारे में भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों आगे क्या है, आगे ना एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं। अगली क्लास में ना आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, छोटा छोटा सा कुछ और क्वेश्चन बच गया है। अगली क्लास में ना छोड़ देते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो सब बता देंगे और फिर प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर
खत्म, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग खत्म हो गया है आपका ये टॉपिक। देख लेते हैं हम। बुक हम जल्दी उठाते नहीं हैं क्योंकि बुक से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं हम सब आपको बता दिए। सामाजिक विभाजन के स्वरूप हम आपको पढ़ा दिए हैं। बुक में तो इतना हार्ड लैंग्वेज दिया है ना, आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। सामाजिक भेदभाव बता दिए, विविधता बता दिए, सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभाजन बता दिए, ये सब हम आपको बता दिए हैं। और क्या बचा है अब? सामाजिक विभाजन के कारक तत्व ये भी हम आपको बता ही दिए। ठीक है ना। सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग विभेद भी बता दिए। जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है ये सब हम आपको बता दिए। ठीक है। हाँ, वर्ण व्यवस्था प्यारे बच्चों बचा हुआ है टॉपिक, और वर्ण व्यवस्था के बारे में ना हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या होता था। ठीक है ना। हमारे समाज को 4 भागों में बांट दिया गया था। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ये 4 भागों में बांट दिया जाता था। तो वर्ण व्यवस्था एक टॉपिक बचा हुआ है, वर्ण व्यवस्था के बारे में हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। और राजनीति में जाति, इसके बारे में भी प्यारे बच्चों हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। मतलब अगली क्लास में ना आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ज्यादा बचा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है जो कि अगली क्लास में अब आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। और जितना क्वेश्चन हम बता दिए ना, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। तो अगली क्लास में ना आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिलहाल आज का ये क्लास प्यारे बच्चों यही तक। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर प्यारे बच्चों आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग ना क्लास को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, कि आप लोग बोल रहे थे ना कि क्रिस सर अंग्रेजी के लिए पैसा ले रहे हैं। हम आपको वादा किए थे ना कि क्रिस सर इंग्लिश के लिए आपसे कोई फी नहीं लेंगे। तो इस बात का ना आज एग्जाम्पल आपके सामने हो जाएगा। क्रिस सर आज से अंग्रेजी ग्रामर 10th क्लास का शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज आप लोगों का जो क्लास चलेगा क्रिस सर वाला 8:30 बजे से जो क्लास चलता है ना, उसमें अंग्रेजी ग्रामर आप लोगों को स्टार्ट किया जाएगा एकदम बेसिक से, शुरुआत से। हम आपको बोले थे ना, हम आपको प्रॉमिस किए थे ना कि अब आपको अंग्रेजी ग्रामर के लिए कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं देना होगा। वो जो प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने क्रिस सर बोलते थे ना, वो 11th क्लास के बच्चों के लिए बोलते थे, ना कि 10th क्लास के बच्चों के लिए। बोलते थे कि अगर आपके पास में कोई छोटे भाई हैं, सॉरी बड़े भाई हैं, और कोई 11th क्लास का तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास का तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बताने के लिए बोलते थे कि उनको बताइए कि क्रिस सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और वहां से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग अभी 10th क्लास में है ना, 10th क्लास के लिए बिल्कुल अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फी नहीं लिया जाएगा। तो आज से अंग्रेजी ग्रामर शुरू हो रहा है, और अंग्रेजी ग्रामर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। सिर्फ 10th क्लास की हम बात नहीं कर रहे हैं, आपके लाइफ की हम बात कर रहे हैं, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आज से आप लोग अंग्रेजी ग्रामर पढ़ना शुरू करिए। 4 चैप्टर 5 चैप्टर तो शायद हो चुका है ना किताब वाला, तो किताब तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। किताब तो अगर एक दिन में चाह लें तो एक चैप्टर समाप्त हो सकता है। असली चीज है ग्रामर, और ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 55 नंबर के प्यारे बच्चों ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ग्रामर पर ध्यान दीजिए और आज से ना एकदम जबरदस्त तरीके से ग्रामर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है। फिलहाल आज का ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं प्यारे बच्चों हम आपसे अगली क्लास में। लेकिन जाते जाते कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये क्लास आपको कितना अच्छा लगा। आप लोग के कमेंट का ही तो इंतजार रहता है, आप लोग का कमेंट ही तो देखते हैं ना। कमेंट पढ़ते हैं, एकदम रिलैक्स मूड में होते हैं तब कमेंट पढ़ते हैं, और जब कमेंट पढ़ते हैं शरीर के अंदर ना पूरा एनर्जी भर जाता है आप लोग का इतना प्यार देख करके, इतना सपोर्ट देख करके। तो कमेंट जरूर करिएगा। और जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं तो जरूर ले लीजिएगा, ताकि आगे का पूरा क्लास आपको मिल सके। ये पहला नंबर चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा, दूसरा नंबर चैप्टर एप्लीकेशन पर ही स्टार्ट होगा। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।